नमस्ते ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फाइनली बजट की वीडियो आ चुकी है। हमारा 2024 का जो फाइनल एंड फुल बजट है वो पेश होने वाला है लोकसभा में ऑन 23rd, यानी मंगलवार को पेश होने वाला है। टाइमिंग है 11 बजे से, यानी अभी उसमें हमारे पास एक दिन का वक्त बचा है, मंडे का सेशन बचा हुआ है। तो मैं ये वीडियो एकदम सही टाइम पे ला रहा हूँ। आई नो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे इस वीडियो के लिए, बट इस वीडियो को आने में टाइम लग रहा है, लेकिन सारी चीजें कंप्लीटली डिस्कस की गई हैं। मैं आपको फंडामेंटल फैक्टर्स बताने वाला हूं जो बजट में इंपैक्ट करेंगे। नंबर्स और फैक्ट्स फिगर्स के साथ बात करेंगे कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट करेंगे, जहां पे बजट पे आप फोकस कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं ताकि आप भी उस बजट को समझ सको, जो कि वैसे समझ से अक्सर बाहर रहता है। उसके साथ साथ हम टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट भी डिस्कस करेंगे कि आखिर चार्ट में हमें किस प्रकार से उस दिन ट्रेड करना चाहिए, कैसे डायरेक्शंस को हम पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर आप ऑलरेडी प्री पोजीशन करना चाह रहे हो अपने आप को फॉर द बजट, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो, वो भी इस डिस्कशन का हिस्सा रहने वाला है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप बजट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ये ड्रिल आपको मालूम है। लेट्स बिगिन द वीडियो। 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहले हमें जानना है कौन से वो फैक्टर्स हैं या डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बजट के दिन मायने रखेंगे, स्टॉक मार्केट के लिए मायने रखेंगे। उसके बाद समझेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, और कुछ मैं स्टॉक्स के भी नाम लूंगा। देखिए स्टॉक्स के नाम लेने पे काफी ज्यादा यहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है, तो मैं सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। आप लोग समझदार हैं, उन सेक्टर्स के जो मेजर स्टॉक्स हैं वो लगभग उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे सेक्टर बिहेव करेगा। तो आप समझदार हैं, आप उसको समझ लेंगे। उसके बाद आखिरी में हम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट समझेंगे और चार्ट में समझेंगे कि हम कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फैक्टर्स जो हमारे लिए बजट में ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसका मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। मैं आपके साथ 6 फंडामेंटल फैक्टर्स डिस्कस करने वाला हूं और वो 6 फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज मिस मत करेगा। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि बजट के दिन मैं लाइव रहूंगा, कोशिश करूंगा पूरे दिन लाइव रहूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं देख रहा हूं बजट के लिए बहुत सारे पेड लाइव सेशंस हैं, लोग बोल रहे हैं पैसा देके हमें ज्वाइन कर लो। तो एक बात क्लियर है कि कोई पैसा लेके आपको ज्वाइन करवाए, कोई कॉल टिप्स आपको नहीं देगा। अगर वो देगा तो इलीगल काम है, उसके चक्कर में मत पड़िए। लाइव ज्वाइन करेगा, मैं कोशिश करूंगा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकूं। तो बजट का लाइव सेक्शन आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, इसी चैनल पे होगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है कैपिटल गेन्स, एफएनओ एंड डिविडेंड टैक्सेस का। बिलीव मी, ये फर्स्ट है और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इससे ज्यादा स्टॉक मार्केट पे कोई चीज इंपैक्ट नहीं डाल सकती है। कोई भी ऐसा निर्णय होता है जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट या स्टॉक मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़े प्लेयर हो या रिटेल पार्टिसिपेंट्स हो, उन पे थोड़ा सा भी इफेक्ट करेगा ना, मार्केट बहुत ज्यादा गुना रिएक्ट करने वाला है। अगर इतना सा इंपैक्ट रहा तो मार्केट इतना रिएक्ट करेगा। अगर कोई अच्छी खबर रही तो वो अच्छा रिएक्शन भी आपको मिलेगा, कोई खराब खबर रही, कोई खराब डेटा आया तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और आपको मार्केट क्रैश होता हुआ दिख सकता है। 2 फैक्टर्स और हैं, अभी बात करेंगे, लेकिन पहला फैक्टर आप समझो। कैपिटल गेन्स जो टैक्सेस होते हैं वो लगते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर जब वो अपने पोजीशन को लंबा होल्ड करते हैं। तो अभी इसका टाइमिंग जो है वो 1 साल का है और इसमें कुछ एक कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। तो अगर उस टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ की जाती है या इस कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाया जाता है, जो कि इस बार बात चल रही है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को आप बढ़ा दो क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, XYZ, बहुत लोगों के बहुत सारे मत हैं, उस पर हम नहीं जा रहे। बट अगर इसको छेड़ा जाता है तो बहुत बुरा प्रभाव मार्केट पे पड़ेगा, और कम किया जाता है तो बहुत अच्छा प्रभाव मार्केट पे पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स को। जब भी फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से कीवर्ड्स दिखेंगे ना, आपको सेम रिएक्शन आपको मार्केट्स में आता हुआ दिखेगा, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिविडेंड टैक्सेस। ऑलमोस्ट इसी के सिमिलर हैं। जो आपको डिविडेंड्स मिलता है उनमें अगर टैक्सेस के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है तो भी मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारे पास एफएनओ टैक्सेस। अगर आप एफएनओ टैक्सेस की बात करते हो तो एफएनओ टैक्सेस में 2-3 फैक्टर्स हैं। तो मैंने कहा पहला फैक्टर ये, बाकी फैक्टर क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले एफएनओ टैक्सेस में यहाँ पर आप नॉर्मल अभी एक इनकम टैक्स पे करते हो, आपके ऊपर ऐसा कोई कैपिटल गेन टैक्स वगैरह नहीं लगता। पैसे कमाते हैं उसको इनकम टैक्स की तरह आप पे करते हो। तो अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ की जाती है, जैसे बात चल रही थी कि इसे वापस स्पेक्युलेटिव इनकम के स्लैब में ले आया जाएगा, तो काफी बुरी बात है, क्योंकि जितने मार्केट पार्टिसिपेंट है, रिटेल फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स है ना, सब पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर एफएनओ रिलेटेड टैक्सेस की बात हो रही है तो वहां पे ध्यान से सुनिएगा उन चीजों को। तो पहले तो हमारे नॉर्मल टैक्सेस हैं जो रिटेल ट्रेडर्स पे लग सकते हैं, और दूसरा हमारे पास एसटीटी वगैरह है। एसटीटी जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, एक मोटा कमाई करती है सेबी और गवर्नमेंट हमारी
एसटीटी की मदद से। तो अगर एसटीटी को छेड़ा जाता है, जिसकी भी बात हो रही थी, ये सारे प्रपोज्ड है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। मैंने काफी रिसर्च करी, 4-5 घंटे की पूरी मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं, समझे, मतलब जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या कह रहे हैं इस बार बजट के बारे में, उसके बाद में बता रहा हूँ। तो एसटीटी और टैक्सेस पे भी ध्यान रखेगा, ये वर्ड्स अगर पॉप आउट होते हैं तो मार्केट रिएक्ट करेगा। अब अगर ये बढ़ा दिए जाते हैं तो भाई अब समझ लो क्या होने वाला है मार्केट में, ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा रहने वाला नहीं है। जो सेकंड फैक्टर आता है जिसपे हमें ध्यान देना है वो है टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट्स। टैक्स स्लैब हमेशा की तरह इस बार भी थोड़े से बढ़ेंगे, कितना बढ़ते हैं उसको देखने की बात होगी, मतलब कितने टैक्स स्लैब तक आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा वो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जब भी आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो ना, तो जो हायर ब्रैकेट्स में टैक्सेस चेंज होते हैं उसको भी ध्यान से सुना करिए, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हायर ब्रैकेट में आते हैं और वहां पे टैक्स का इंपैक्ट ज्यादा पड़ जाता है रादर देन कि कहां तक आपको टैक्स में छूट मिल रही है। तो टैक्स स्लैब्स को ध्यान से समझेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट्स होती हैं, बहुत सारे तरीके की डिडक्शंस होती हैं, उन लिमिट्स को बढ़ाया जाएगा तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होगी। ये स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक नहीं है, ये सारे ही कमाने वाले इन लोगों के लिए लागू होता है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट और टैक्स स्लैब, बट हमारे लिए भी मायने रखेंगे। तो हम इन दोनों शब्दों पे भी ध्यान देंगे कि जो स्टैंडर्ड लिमिट्स है वो बढ़ाई जा, जैसे एटीसी के अंदर हो गया, बहुत सारी जो लिमिट्स हैं वो बढ़ाई जा रही है नहीं डिडक्शन वाली, और टैक्स स्लैब को किस हिसाब से डिवाइड किया जा रहा है इस पे आपको ध्यान रखना होगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट टारगेट। मैं पिछले वाले पॉइंट के बारे में बताना भूल गया, अगर डिडक्शन लिमिट को बढ़ाया जाता है ना तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो क्या चीज होने से क्या चेंजेस आएंगे ना वो भी मैं आपको साथ में बताते हुए चल। अब हम इंडिविजुअल टैक्स स्लैब से ऊपर उठ के थोड़े माइक्रो डेटास के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का एक फिस्कल डिफिसिट टारगेट होता है कि गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है, जितनी कमाई कर रही है, उसके बीच में एक डिफरेंस करेगा। ये बेसिक सा डेफिनेशन है, ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये जो फिस्कल डिफिसिट टारगेट है, अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। अभी जो फिस्कल डिफिसिट टारगेट गवर्नमेंट ने रखा हुआ है वो 5.1% के आसपास गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, और जो प्रोजेक्शन है वो बहुत दूर के लिए, मतलब 2026 वगैरह के लिए 4.5% के आसपास है। तो अगर इसमें चेंज किए जाते हैं तो ये मार्केट के लिए डिजास्टरस न्यूज होगी, बहुत ही नेगेटिव न्यूज होगी। तो जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.1% है, अगर इसको यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है तो इसका मार्केट में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को नॉर्मल रहना है ना, तो ये अनचेंज होना चाहिए, या फिर ये डेटा अनचेंज रहे या फिर इसको कम कर दिया जाए। अगर गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है वो पैसे ज्यादा खर्चा कर देंगे और शायद कमाई उनकी थोड़ी कम हो। अगर ये फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा, इसलिए इस नंबर्स को आप ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इंटरिम बजट्स के नंबर है और इंटरिम बजट आए हुए कुछ ही महीने हुए, तो शायद इसमें कोई बदलाव ना किए जाए, बट स्टिल अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मार्केट बहुत ही ज्यादा रिएक्ट इस पे कर सकता है। पॉइंट नंबर हमारे पास फोर्थ है टोटल बजट साइज। आप चाहे तो इनका नोट्स भी बना सकते हैं। इंटरिम बजट जब हमने पेश किया था हमारी सरकार ने, मैंने नहीं ना ही हमने, तो उन्होंने एक बजट का बताया था कि इतने लाख करोड़ का बजट होने वाला है। अगर वो बजट का साइज बढ़ जाता है ना तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज होने वाली है। इससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस है, तो वो ये अपना बजट साइज बढ़ा रहे हैं। बट अगर बजट साइज जो इंटरिम बजट में उन्होंने कहा था उससे कम हो जाता है तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है। तो टोटल बजट साइज के बारे में भी चर्चा होगी, फाइनेंस मिनिस्टर ये सारे कीवर्ड्स को खुद कहने वाली हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन होता हुआ दिखेगा। तो जब इन सब चीजों की बात हो रही होगी तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। बाकी वो बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे जो शायद मार्केट के लिए उतना जरूरी ना हो। तो बजट साइज का इंपैक्ट मार्केट में पड़ने वाला है और वो इंपैक्ट इस तरीके से होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली जो मार्केट का ट्रेंड रहता है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को दो तरीकों से आप बढ़ा सकते हो। एक बढ़ा सकते हो आप आम जनता की मदद के लिए, जो भी हमारे पास नॉर्मल पीपल है, और दूसरा आप बढ़ा सकते हो इकोनॉमी इंडस्ट्रीज की मदद के लिए। तो वो कैसे डिवीजन रहेगा उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो मैं कह तो रहा हूँ ध्यान देना पड़ेगा ना, लेकिन जब वो अंग्रेजी में कहेंगी तो मैक्सिमम लोगों को शायद ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं भी उतना बढ़िया तरीके से नहीं समझ सकता उनके भाषण को, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। तो इन छोटे छोटे फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मार्केट पे मतलब फोकस करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। जब वो ऐसे शब्द कह रही है तो आप देखो, जब उन्होंने बात करी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया। फिर उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा उसके बेसिस पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो तो क्लियरली नंबर स्टेट होंगे, वो आप समझ जाओगे। इसमें क्या होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर वो 15-20 मिनट बात करेंगी, तो जो ऐसे
डिवाइड हो जाता है, उसमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली कीवर्ड्स उन्होंने कहाँ पे कह दिया। तो जहां समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, हमारा बैकअप हमेशा चार्ट है। मतलब डेटा हमें समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, हम जल्दी पोजीशन बना सकते हैं। डेटा समझ में नहीं आ रहा है तो डेटा का रिएक्शन जब चार्ट में आएगा तब भी हम पोजीशन बना सकते हैं। टेक्निकल्स पे बात करेंगे एग्जैक्टली कैसे प्लान करना है, बट अभी थोड़ा सा आप रेडी होते रहो कि चार्ट इज स्टिल इंपॉर्टेंट। इवेंट बहुत ज्यादा फंडामेंटल है ये, बट चार्ट्स में वो रिएक्शन मिलेगा जिससे हम ट्रेड आसानी से कर पाएंगे। और ट्रेडर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जो हमारा एप्लीकेशन इतने दिन से पेंडिंग था वो अब लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन का नाम है फियरलेस ट्रेडर शिवम प्रीमियम। तो फ्री कोर्सेज के लिए और जो हमारा लाइव बैच आने वाला है उसके लिए आप जाके एप्लीकेशन को देख सकते हो। इसमें धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स भी अपलोड करने वाला, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही छोटा है, हमने बहुत ही ऑप्टिमाइज करके ऐप बनाया 20-30 MB के बीच में। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट भी पिछले पॉइंट से मिला जुला है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही होगी तो एलोकेशंस की भी बात हो रही होगी कि किस किस सेक्टर में हम कितना बजट एलोकेट कर रहे हैं। किसानों के लिए कितना बजट है, इकोनॉमीज के लिए, एमएसएमईज के लिए कितना बजट है, तो वो एलोकेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब तक जब भी हम एलोकेशंस की बात करते थे हम केवल सेक्टर स्पेसिफिक रहते थे कि किस सेक्टर को कितना मिल रहा है। अभी सेक्टर्स की भी मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं, कौन कौन से सेक्टर इस बजट में फोकस में रहेंगे और किस हिसाब से आप उनको ट्रेड कर सकते हो उन सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स को। तो एक भी सेकंड मिस मत करेगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा मैं आपका। लेकिन इस बार एक नया पंगा जुड़ गया है जिसे आप स्टेट एलोकेशंस कह सकते हो। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, इस बार एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जिसमें बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, जिस कारण से बीजेपी को कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं और शायद बिहार या तमिलनाडु को यहां पे ज्यादा बजट देना पड़ सकता है। उनकी डिमांड आप लोगों ने न्यूज में सुनी होगी, 12,000 करोड़, पता नहीं कितना, बहुत बड़े बड़े डिमांड से दोनों चीफ मिनिस्टर्स के यहाँ पे। तो अगर ये डिवीजन होता है और बाकी स्टेट्स के मुकाबले इन स्टेट्स को फेवर किया जाता है तो मार्केट ये क्लियरली मानेगा कि आगे आने वाले 5 सालों तक किसी भी मौके पर शायद सरकार को फेवर देना पड़े इन कोलिशन वाली पार्टीज को, यानी गवर्नमेंट थोड़ी कमजोर है, विच विल बी अ बैड न्यूज। तो अगर बिहार और तमिलनाडु को स्पेसिफिकली ज्यादा एलोकेट किया जाता है तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। हाँ, अगर बहुत सारे स्टेट्स को कर रहे हैं जिसमें बिहार और तमिलनाडु भी, तो वो कोई स्पेशल इश्यूज नहीं होंगे। अगर स्पेसिफिकली इनको किया जा रहा है वो भी ज्यादा अमाउंट में एलोकेशन, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार और तमिलनाडु के, तमिलनाडु ही है ना, ये क्या है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। तो जो उनकी पार्टी है, मुझे नाम भी याद नहीं है, उनकी पार्टी इसको अगर ज्यादा मिलते तो ध्यान रखिएगा उनके स्टेट्स के बारे में। आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु, आई एम कंफ्यूज, बट कोई बात नहीं, आप लोग समझदार है वो समझ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ये कीवर्ड्स थे, ये मैंने आपके सामने कीवर्ड्स डिस्कस किए और उनका मार्केट से लेके रिलेशन डिस्कस किया है कि ये कीवर्ड्स पे बात होती है, बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। अब बात करते हैं सेक्टर्स की, कौन कौन से सेक्टर है जो इस बजट पे फोकस में रहेंगे और फिर इन सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में जाके आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो उस दिन के लिए या फिर उसके बाद आने वाले टाइम के लिए। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं कि ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि स्टॉक मार्केट, मान लीजिए ये बजट है, बजट से पहले वाले महीने में स्टॉक मार्केट बढ़ा हो और बजट के बाद वाले महीने में स्टॉक मार्केट बढ़ा हो, ऐसा बहुत ही कम हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट मान लो 10 to 15% चांसेस है कि ऐसा होगा। बाकी 80-85% चांसेस ये हैं कि अगर बजट से पहले मार्केट बढ़ रहा था तो बजट के बाद मार्केट में गिरावट आई है। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? ये बस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, आपको बायस नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पॉसिबल होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बजट के बाद मार्केट करेक्ट होता है। तो ये करेक्शन ना लंबा चलता है, बजट के दिन क्या होगा ना वो उनकी बातों पे डिपेंड करेगा। उसके बाद मार्केट ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा और फिर वो लंबा ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो बजट के दिन ही ऑल इन मत चले जाएगा कि बजट के दिन या तो करोड़पति या रोडपति, पैसे खत्म, तो आगे के दिन ट्रेड्स ही नहीं मिल रहा है आपको और पता चल रहा है कि बजट में हो गई गड़बड़, मार्केट 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे गया, 200 पॉइंट ऊपर उठा और अगले दिन से हजार पॉइंट की ट्रेंडिंग रैली आ रही है। तो मिस नहीं करना है, नेवर बी आउट ऑफ द मार्केट, अपॉर्चुनिटीज कभी भी आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग है तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की जो इस बजट पे आपको ध्यान से सुनने हैं और इन स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हो और इंट्राडे में भी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। देखिए, जब भी बजट कहा जाता है तो बजट स्टार्ट होता है 11 बजे से और बजट थोड़ा लंबा चलता है यहाँ पे। तो हर एक सेक्टर के लिए ना 15-20 मिनट एलोकेट होते हैं, 15-20 मिनट उस सेक्टर की बात होती है, उसके बाद एफएम जो है वो अगले सेक्टर में जंप कर जाती है। तो एक बार उस सेक्टर की बात खत्म हो गई ना और फिर उस सेक्टर ने अगर मोमेंटम पकड़ा तो वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टार्ट करी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चलती है 15 मिनट तक, उसके बाद वो कही नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस सेक्टर और फिर आपने चार्ट देखा
कि यार इंफ्रा जो स्टॉक्स है वो तो डाउनसाइड मूव कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद लगभग ना आप ये मान के चलो कि वो डाउनसाइड मूवमेंट को अपने कंटिन्यू रखेंगे। आप करेक्शन या पॉज के बाद उसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। वोलेटिलिटी रहती है ड्यूरिंग द स्पीच, तो 10-15-20 मिनट का जो वक्त रहेगा उधर वोलेटिलिटी रहेगी, या फिर उससे पहले वोलेटिलिटी रह सकती है। आफ्टर द स्पीच अगर कुछ डिसिसिव कहा गया, कुछ कहा गया डिसिसिव, अगर उन्होंने ऐसे ही टाल मटोल कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला, मार्केट में भी साइडवेज या चॉपी हो जाए। कुछ डिसिसिव कहा गया तो वो मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे मैंने लगभग सारे सेक्टर्स लिख दिए, कुछ सेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री की आप बात करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये देखेंगे कि गवर्नमेंट कितना इंक्लाइंड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रोड्स की बात कर लो, रोडवेज, हाईवेज, ब्रिजेस, इन सब की बात कर लो आप, उधर कितना इंक्लाइंड है, उससे पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो इंफ्रा की बहुत सारी कंपनियां जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उन पे खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि रोडवेज की बात हो रही है, ब्रिजेस, इन सब की बात हो रही है, तो पब्लिक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां जो हैं वो फोकस में आ जाती है तुरंत, तो उन पे आप फोकस रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसपे मोमेंटम आपको मिलेगा। डिफेंस आप लोगों को पता है हर बजट में डिफेंस के लिए बजट एलोकेट किया जाता है। अब डिफेंस के लिए जितना बजट एलोकेट किया जाएगा उतना उन कंपनियों को फायदा होगा जो हमारी आर्मी, नेवीज या फोर्सेस को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, क्योंकि जितना बजट मिलेगा उतना कंपनियों से ऑर्डर लिया जाएगा, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। जितना ज्यादा बजट उतना ज्यादा बुलिश रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास रेलवे सेक्टर। ऑफ कोर्स इसी का इंतजार रहता है लोगों का, पहले दोनों बजट ही अलग हुआ करते थे, तो रेलवे का सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रेलवेज को जाता है। तो ध्यान से देखिएगा रेलवेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। रेलवेज के स्टॉक्स इंटरिम बजट से पहले भी भाग रहे थे, अभी भी उनमें बहुत सारी रैली आ रही है, तो आप लोग वो देख ही रहे होंगे, तो रेलवे सेक्टर पे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर बात नहीं करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। कैसे? अगर जो टैक्सेस हैं उसमें रिबेट मिलती है, आपके टैक्सेस कम हो जाते हैं या स्लैब बढ़ा दिया जाता है, तो जो जनता है ना, आम जनता, एकदम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, उसको सैलरी में से जो टैक्स कट जाता है वो कम देना पड़ेगा। अगर वो टैक्स कम देगा सरकार को तो वो खर्चा ज्यादा करेगा। दैट मीन्स जो अर्बन डिमांड है या रूरल डिमांड है वो थोड़ी इंक्रीज होगी। जो लोअर सिटीज जो होती हैं, लोअर टायर्स वाली सिटीज होती है, उनके डिमांड्स बढ़ेंगे जो एफएमसीजी पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। तो टैक्स में जितना ज्यादा फ्रीडम उतना ज्यादा एफएमसीजी सेक्टर आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। जितना ज्यादा टैक्स बढ़ाया जाएगा, थोपा जाएगा, उतना एफएमसीजी नेगेटिव होगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर मैंने लिख दिया, एग्रीकल्चर में इरिगेशन भी आता है, बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स जो है उन पे फोकस करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी अनाउंस करती है और बजट अनाउंस करती है, कितना बजट इन सब चीजों के सब्सिडाइज करने में या लोगों की, किसानों की मदद करने में जाने वाला है, उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर सोर्सेज आते हैं। तो पावर सोर्सेज के बारे में वो अलग से बात करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अलग से बात करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक को ना आप चेरी पिक कर सकते हो कि अच्छा इनमें तो मोमेंटम आएगा ही जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी की बातें स्टार्ट होगी। तो आपको पता है मैं स्टॉक्स के नाम नहीं ले सकता, कौन कौन से ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं जो रिन्यूएबल के फील्ड में काम करें, तो इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में मैंने लिख ही दिया बैंकिंग एंड टेक। वैसे बैंकिंग टेक को लेके कुछ खास होता नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट बैंक्स को लेके कभी कभी बजट में कुछ कह दिया जाता है, नहीं तो इस सेक्टर के बारे में कुछ खास नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स वाले सेक्टर, क्या जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी वाले, उन पे थोड़ा फोकस रखना है, शायद इन पे भी 1-2 मिनट बात हो जाए, बट दीज आर नॉट द मेजर सेक्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर और स्टॉक्स रहेंगे जिन पे आपको फोकस करना है बजट के टाइम, और बजट के बाद 1-2 वीक तक ना उसमें आपको मोमेंटम दिखेगा। अगर आप अपने आप को प्री पोजीशन करना चाह रहे हैं कि सर बजट से पहले कौन से स्टॉक्स बाई कर लो, तो मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि वो हो जाएगा स्पेक्यूलेशन, कि आप बजट स्पेक्यूलेट कर रहे हो। अगर आप बजट से जस्ट पहले रेलवे स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आप ये मान रहे हो ना कि रेलवे बजट अच्छा होने वाला है। तो अगर आपके पास कोई ठोस वजह है, इफ यू हैव गॉट एनी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लगता है अच्छा इसके कारण रेलवे बजट बढ़िया रहेगा, तब मैं ट्रेड बनाता हूं। नहीं तो बजट आने दीजिए, वी विल सी द रिएक्शन एंड देन हम रिएक्ट करेंगे, उसी हिसाब से हमारा काम चलने वाला है। अब लास्ट में थोड़े से चार्ट के फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, हमारी बजट जो है, हमारा बजट जो है वो स्टार्ट होगा 11 बजे से। तो हम बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन शायद ना खुले, देखो होने को कुछ भी हो सकता है, शायद ना खुले, तो 11 बजे से पहले मार्केट साइडवेज या वोलेटाइल रह सकता है, शायद मार्केट में कोई डायरेक्शन ना रहे। 11 बजे के बाद
11 बजे से वोलेटिलिटी आनी शुरू होगी, फिर जिस जिस हिसाब से बात होगी उस हिसाब से मोमेंटम आएगा। तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मामला ठंडा रह सकता है। तो उधर ना आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर लेना, बड़े पैसे तुरंत मत डाल देना। 11, 10, 11, 15 से पहले ना बड़े पैसे तुरंत मत डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर माहौल धीरे धीरे गर्म होगा ना, तब जाके कोई डेटा पॉइंट्स न्यूज वगैरह आएगी, फिर मार्केट रिएक्ट करेगा। उससे पहले मार्केट भी इंतजार करता है कि हम एग्जैक्टली करें क्या, कि किधर जाए। तो कोई तो है नहीं वजह ऊपर नीचे जाने की, तो शायद रुक सकता है। तो उससे पहले वाला सेशन साइडवेज हो सकता है। 11 बजे के बाद बजट स्टार्ट होगा, 12:30, 1, 1:30, 2, जब तक बजट चलना चाहे चल सकता है, कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है। तो जब तक बजट चल रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आएंगे उनमें हम रिएक्शन करेंगे। अब सवाल उठता है कि सर क्या मार्केट ट्रेंडिंग होगा? मतलब जैसा हमने इलेक्शन के टाइम देखा था कि मार्केट में एक तरफा गिरावट थी, तो देखो इलेक्शन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा था। हम सभी को पता चल गया था 8:30, 9, 10 बजे के आसपास कि मोदी जी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, और वही न्यूज मतलब पूरा दिन भर थी सेम न्यूज। फिर भी मार्केट लास्ट के टाइम थोड़ा रिकवर कर गया था। तो बजट के टाइम तो चीजें ऐसे ऐसे बदलेंगी, कोई पॉजिटिव मिली, कोई नेगेटिव मिली, तो मार्केट में मोमेंटम रहेगा। यानी ये तो पक्का है कि मार्केट मूव करेगा, और वो मूव 1% से लेके 5%, 6%, 10% तक भी हो सकता है। कोई बड़ी बात आ गई, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ गया, एसटीटी बढ़ गई, तो गया मार्केट 10-15%, कुछ आप रोक नहीं पाओगे, इलेक्शन जैसा हाल हो जाएगा। कुछ पॉजिटिव आ गया, 5-10% मार्केट बढ़ जाएगा। तो मार्केट में मोमेंटम रहेगा। इसका मतलब आप कैंडल बेस्ड जो मोमेंटम स्ट्रैटेजीज होती है ना, जैसे बिग बार ट्रेडिंग हो गया या फिर इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग हो गया, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, आराम से ट्रेड कर सकते हो। बड़े कैंडल्स में मोमेंटम आपको मिलेगा। लेकिन एक याद दिला देना चाहता हूं कि इंटरिम बजट जो हुआ था इस बार का, वो दुख आपको नहीं भूलना है। अगर रेंज वगैरह नहीं टूट रही है ना, तो उस रेंज के अंदर बड़ी कैंडल बन रही है तो इग्नोर करो आप, वो फिर मार्केट साइडवेज है, जहरीला मार्केट है ये। उस जहरीले मार्केट से हमें बच के रहना है। साइडवेज इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, जो उससे पहले हम कंसिडर ही नहीं करते थे कि बजट के दिन मार्केट कैसे साइडवेज हो गया, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा ऐड करके कॉमा में लिख देना कि कैन बी साइडवेज। साइडवेज अभी मान के नहीं चलेंगे, वो इंटरिम था, ये फाइनल बजट है, यहाँ कुछ ना कुछ तो उन्हें कहना होगा। मार्केट में मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम के साथ ट्रेड लेंगे, डायरेक्शन पे बेट नहीं करेंगे। मार्केट गिरते रहेगा, गिरना कब तक है नहीं बेट करेंगे। रिवर्सल ट्रेड्स कर सकते हो, अगर मार्केट रिवर्सल में मोमेंटम दे रहा है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। डायरेक्शन पकड़ के नहीं बैठना है, मार्केट के मोमेंटम के साथ जाना है। कैंडल स्पेस स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो तो 5 या 15 मिनट टाइम फ्रेम देखिए। मार्केट स्ट्रक्चर वाली स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो तो 1 मिनट में ईएमए वगैरह जो जादू सेटअप है उसको भी आप यूज कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। बाकी मैं लाइव रहूंगा, जो भी चीजें समझ में आएगी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सुबह सुबह पैसा नहीं गंवाना है, बजट स्टार्ट होने के बाद माहौल गर्म होगा, फिर आपको प्लान करना है। ये बेसिक हमारे चार्ट की रीडिंग होने वाली है उस दिन की। बाकी प्राइस एक्शन और अपनी सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस की, वो तो जिंदाबाद है, वो हमेशा काम करती है, आगे भी काम करती रहेंगी। कोई भी इवेंट रहे, चार्ट्स आपको हिंट देता रहेगा। आई थिंक इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल चुका है। अब आप बताओ, यही सारे जो चीजें हैं, वो कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पेड वीडियो ज्वाइन कर लो, मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता दूंगा, तो उस सब के चक्कर में ना पड़े। ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब ये इसके लिए पैसे चार्ज करना इज लाइक बहुत गलत काम करना। बट आप सीख रहे हो, दैट मैटर्स। आप कैसे भी सीखो, आपके पास पैसा बहुत, आप पैसा देके सीखो, आप ऐसे सीखो, डज नॉट मैटर। आपको अपनी अच्छी ट्रेडिंग करनी है उस दिन, दैट्स मैटर। आप आई होप कुछ सीखे होगे, कुछ समझ में आया होगा। अगर चाहते हैं तो किसी और को शेयर कर दिए, कोई जान पहचान में, नहीं तो वीडियो लाइक करके सेव करके नोट्स बना लीजिए वगैरह। काम खत्म, बजट के दिन देखा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। एक चीज लास्ट में जाते जाते बता दे रहा हूं कि बजट आखिरी दिन नहीं है स्टॉक मार्केट का। तो ये मत सोचेगा कि 5 लाख का लॉस हो गया है 6 महीने में और बजट आ रहा है। इलेक्शन में भी कोशिश करी थी, इलेक्शन में खैर 2 लाख का लॉस एक्स्ट्रा हो गया, बट कोई बात नहीं। इस बार बजट में इलेक्शन वाला 2 लाख भी रिकवर कर लूंगा और 4-5 लाख एक्स्ट्रा तो हो ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम रहेगा। तो एक काम करता हूँ, 80-90% अपना लॉस खत्म कर देता हूँ एक दिन में। बाकी तो फिर कितना बचेगा, 10-20% बचेगा, वो निकाल लेंगे 1-2 वीक आगे आने वाले में, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा ऐसा कह रहे हैं। तो ये सारी सोच मत रखिएगा, मार्केट्स कुछ भी हो सकते हैं भैया। ऊपर का जब सोचते हैं ना तो नीचे का नीचे दिखता नहीं है, तो ऐसे नीचे देख के ऊपर का सोचना चाहिए, फिर नीचे का दिखेगा भी कि खतरा कितना है, तो उसी हिसाब से ट्रेड करेगा। बजट इज नॉट द लास्ट डे। बिगिनर है, कंप्लीटली आप अवॉइड कर सकते हैं, छोटा कैपिटल लाके भी ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस करेगा मार्केट को, पहली बार है, बजट बहुत सारे आने वाले, अगले साल फिर आएगा, शायद उसमें आप बढ़िया ट्रेड कर सको। इन्हीं शब्दों के साथ बंद करता हूं मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक से सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।